रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे बोले कि बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी के 5 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक दुर्घटना में गुजर गया। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। वहां मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए डर और भी ज्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वह मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वो कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है, बेटी की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल जा सकती है। माँ की इस झगड़े के बाद पिताजी ने बिना कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बेटी वहां खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए अपने ससुर के घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू, एक कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया कि यह मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और पिताजी के अलावा कोई और नहीं था, और रात के आधे पहर कौन दरवाजा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल सकता है। फिर मैंने अपने पिता को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई। अब मुझे लगता है कि मेरा पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठा और फिर इसी कम उम्र में इस दुनिया से चला गया। यह सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वह मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे मुझे और डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, तुम बस मालिश कर दो, मुझे इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और असहज महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यहीं लेट जाएं, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू, इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी? अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़े तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा, इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चिंतित होकर बोली, ससुर जी आप कहें, क्या बात है? मेरे ससुर थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूंगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में लाया। उनकी इस बात से मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने कहा, बहू, लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि कोई कुछ न कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी आप यह क्या कह रहे हैं,
आप मेरे ससुर हैं और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई। एक ओर सौतेली माँ के अत्याचार, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोची, अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी पूरी होती है। दोबारा ससुर जी से ये सभी बातें सुन मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल न पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने को जाती, उनके बातें मुझे परेशान करने लगती। वह कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सही है? क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह बात भी थी कि शायद मेरे ससुर सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तब मैं ससुर के कमरे का दरवाजा खटखटाई। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। यह शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोग बातें बनाने लगे, रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी। ससुराल में पहले जहां मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वही घर मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वह हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीजें लाते, तो कभी मेरे लिए नई साड़ियां खरीदते। धीरे धीरे मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत किया। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया था। वह मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी जरूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नजरिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए।
उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। समाज की नज़र में हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया कि जीवन को कैसे नए सिरे से जिया जाए। हमने मिलकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। अब हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई जिंदगी के सपने दिखाने लगा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ। मैं अपनी शरीर की बनावट से दिखने में थोड़ी बड़ी लगती हूँ। मेरे चेहरे की बनावट आकर्षक है, रंग गोरा है और मेरा शरीर न तो बहुत पतला है और न ही मोटा, बल्कि एकदम मध्यम है। मैं गांव में रहती हूँ, इसलिए दूसरी गांव की लड़कियों की तरह मैं भी ज्यादातर सलवार सूट पहनती हूँ। मैंने केवल 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है और उसके बाद से घर पर ही रहती हूँ। बाहर से मुझे बहुत ही सीधी सादी और साधारण लड़की समझा जाता था। मैं इतनी होशियार या चालाक भी नहीं थी। लेकिन सच कहूं तो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आए जब मैंने अपनी हदों को पार कर लिया। तब जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसी सीख दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। बहुत पहले की बात है, मैं एक ऐसे अनुभव से गुजरी जिसने मेरे दिल दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। उस समय मेरी मुलाकात गौरव भैया से हुई। मेरे जीवन में उस वक्त बहुत अकेलापन था, लेकिन गौरव भैया के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगने लगा। वो हमेशा मेरे प्रति बहुत केयरिंग रहते थे और उनकी मौजूदगी से मेरा मन हल्का हो जाता था। शुरुआत में जब मैं उनके साथ समय बिताती थी तो शरीर में एक अलग सा दबाव महसूस होता था, जैसे मुझे आराम की जरूरत हो। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। हमारे बीच ऐसा रूटीन बन गया कि जैसे ही मौका मिलता हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए बेताब हो जाते। हालांकि जब घर में और लोग होते तो हमें थोड़ा डर भी लगता कि कहीं कोई हमें देख न ले, लेकिन किसी को भी हम पर शक नहीं होता था क्योंकि गौरव भैया मुझे हमेशा दीदी कहकर बुलाते थे। वैसे भी मैं उम्र में उनसे 3 साल बड़ी थी। उस वक्त सर्दियों का मौसम था और सभी अपने अपने कमरों में रहते थे। रात को सब जल्दी ही अपने अपने कमरों में सोने चले जाते थे। तब मैं और गौरव भैया अलग अलग कमरों में सोते थे। एक दिन रात को जब मैं दरवाजा बंद करके सो रही थी तब एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी में एक नया अनुभव जोड़ा। घटना ये घाटी की हमारे घर की एक सदस्य, मेरी मामी, काफी ज्यादा बीमार हो गई थी। इस वजह से मेरी माँ और मैं मामी को देखने उनके घर गए। तब हमें छोड़ने के लिए गौरव भैया गाड़ी लेकर आए थे। उन्होंने जब पहली बार मुझे देखा तो बोले, आप तो काफी बड़ी हो गई हो दीदी। तब मैं थोड़ा मुस्कुराई। उसके बाद जब गाड़ी में हम मामी के घर जा रहे थे तो उस वक्त रहते में ही शाम के 6 बज गए थे। तब हमें घर पहुंचने में देरी हो गई थी, इसलिए रास्ते में थोड़ा अंधेरा हो गया था। ठंड के दिन था तो 6 बजे ही अंधेरा हो जाता था। जब हम घर पहुंचे तो देखे कि मामा रसोई में खाना बना रहे थे और मामी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तब मेरी माँ रसोई में गई और मामा से कहने लगी, जब इतनी परेशानी हो रही थी तो मुझे पहले ही बता देते, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। फिर माँ खाना बनाने में लग गई और मैं मामी के पास बैठ गई। मामी मुझे देखकर खुश हुई, लेकिन उनकी हालत काफी खराब लग रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने मामी को खाना दिया और अपने हाथों से खिलाया। उसी समय गौरव भैया ने मुझे आवाज दिया। तब मैं उनकी तरफ देखी और पूछी, क्या हुआ भैया? वो मेरी तरफ ही देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। उनकी बातों ने बाद में मुझे एक नया अनुभव दिया। रात को जब खाने का वक्त हुआ तो मैं कमरे में गई।
जहां गौरव भैया खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, दीदी आइए साथ में खाना खाते हैं। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं भैया आप पहले खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन उन्होंने जोर देकर मुझे बैठा लिया। मैं भी भूखी थी, इसलिए ज्यादा ना नुकुर नहीं की और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाने लगी। तब हम दोनों ने बहुत मज़े से खाना खाया, क्योंकि खाना हम साथ लेकर आए थे। खाना खत्म होने के बाद मैं अपनी माँ के कमरे में सोने के लिए जाने लगी। तभी गौरव भैया ने कहा, दीदी अगर आपको बुरा ना लगे तो आप यहीं मेरे कमरे में सो जाइए। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा, नहीं भैया मैं माँ के साथ सोऊंगी। लेकिन तब बार बार वे मुझसे विनती करने लगे। आखिरकार मैं मान गई। ठीक है मैं यहाँ सो जाऊंगी, लेकिन पहले मम्मी को बता देना चाहती हूँ कि मैं आपके कमरे में सोऊंगी। इस पर गौरव भैया खुद जाकर मम्मी को बताए कि मैं उनके कमरे में सो रही हूँ। इधर मैंने अपने सलवार कुर्ते बदल लिए, क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े ज्यादा टाइट थे। जब गौरव भैया ने मुझे नए कपड़ों में देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, दीदी आप इस ड्रेस में कमाल की लग रही हैं, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? तब मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बात बदल दी। फिर मैंने चादर ओढ़ ली और बिस्तर पर बैठ गई। गौरव भैया भी अपने सोने का इंतजाम नीचे फर्श पर करने लगे। तब मैंने कहा, भैया बिस्तर पर ही सो जाओ, यहाँ काफी जगह है। मेरे कहते ही गौरव भैया भी चादर ओढ़कर मेरे पास बैठ गए। गौरव भैया बहुत हंसमुख और मजाकिया इंसान थे। उन्होंने मजेदार बातें करके मुझे काफी देर तक हंसाया। बात करते करते कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला और न जाने कब मैं सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि गौरव भैया मेरे बालों से खेल रहे हैं। मुझे जागते देख वो मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसी हो? मैं भी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बढ़िया भैया। फिर हम दोनों चादर के अंदर बैठकर बातें करने लगे। तभी उसी वक्त मम्मी हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आईं। सुबह बहुत ठंडी थी, इसलिए चादर में बैठकर चाय पीना अच्छा लग रहा था। गौरव भैया बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या है भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मजाक करते हुए बोले, आपकी आंखें बहुत बड़ी और खूबसूरत हैं। सच कहूं दीदी, आपकी आंखों में देखने से मन खुश हो जाता है। तब मैं मस्ती में बोली, सुबह जब मैं सो रही थी तब क्या कर रहे थे? तब वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं दीदी, आपके बाल ठीक कर रहा था। गौरव भैया दिखने में काफी सुंदर थे। उनके चेहरे पर अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी और चेहरा बहुत साफ था। मेरी तुलना में उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, लेकिन उनकी कुछ हरकतें मुझे कभी कभी हैरान कर देती थीं। सुबह का वक्त थोड़ा व्यस्त था। मम्मी घर के कामों में व्यस्त थीं और मामू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब मैं भी मम्मी की मदद करने लगी। इतने में मामू खाना पैक करके काम पर निकल गए। मेरी रोज सुबह नहाने की आदत थी, इसलिए रोज की तरह मैं नहाने के लिए बाथरूम की ओर गई। मुझे नहीं पता था कि गौरव भैया भी उसी वक्त नहाते हैं। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो मैं शर्म से लाल हो गई और तेजी से अपने कमरे में भाग आई। गौरव भैया उस वक्त नहा रहे थे। उनके चेहरे पर साबुन लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। लेकिन मैं इतनी ज्यादा शर्मिंदा हो गई कि वह दृश्य बार बार मेरे दिमाग में घूमने लगा। कमरे में बैठकर मैं अपनी ही सोच में खो गई और हल्के हल्के हंसने लगी। इतने में गौरव भैया नहाकर कमरे में आए। मुझे अकेले हंसते हुए देखकर उन्होंने मजाक में कहा, क्या बात है दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गई और बोली, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही हंस रही थी। गौरव भैया ने मोबाइल चलाते हुए पास आकर बैठ गए और बोले, सच सच बताओ दीदी, क्या सोच रही थी जो इतनी हंसी आ रही थी? तब मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भाई कुछ भी खास नहीं। लेकिन गौरव भैया जिद करने लगे, नहीं दीदी बताओ ना, नहीं बताओगी तो मैं गलत ही समझ लूंगा। तब मैंने कहा, प्लीज भैया इस बात को यहीं खत्म करो, इसमें सोचने लायक कुछ भी नहीं है। फिर मैं जल्दी से उठी और नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मैं कमरे में वापस आई और मजाक में मैंने जानबूझकर थोड़ा सा पानी गौरव भैया की तरफ उछाल दी। ये देखकर गौरव भैया अचानक उठ खड़े हुए और मेरे बाल पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। उनका ये रवैया देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो भैया? और गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। इसके बाद गौरव भैया बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। उनका ये व्यवहार देखकर मैं भी हैरान रह गई थी। मुझे खुद पर पछतावा होने लगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जल्दी से मैं अपनी बाल ठीक की और मम्मी के पास चली गई। मामी का ध्यान रख रही थीं
उन्हें दवा दे रही थीं और खाना तैयार कर रही थीं। तभी मामी ने मुझसे कहा, जाकर गौरव को बुला ला, उसे गरम गरम खाना खा लेने को बोल दे, वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे पता था कि गौरव भैया मुझसे नाराज है। जब मैं उन्हें बुलाने गई तो देखा कि वो छत पर बैठे फ़ोन देख रहे हैं। मैंने आवाज़ लगाई, भैया नीचे आओ, मम्मी बुला रही हैं, खाना खा लो। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं और पास गई और कहा, प्लीज़ भैया मुझसे नाराज़ मत हो, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तब भी वो मेरी तरफ देखा भी नहीं और फ़ोन देखते रहे। तब मैंने उनके हाथ को पकड़कर कहा, भैया गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, तुमने भी तो मेरे बाल खींचे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, अब इतना नाराज़ मत हो। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए कहा, भैया प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, अगर मेरी गलती है तो मुझे एक नहीं 2 चांटे मार दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। मुझे रोता देख गौरव भाई का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, रो मत, लेकिन तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। खैर छोड़ो, चलो खाना खा लेते हैं। तब मैंने कहा, पहले ये तो कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तब वो हंसकर बोले, अरे बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, वरना मुझे और ज़्यादा माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। फिर हम दोनों नीचे गए और खाना खाने बैठे। मम्मी और मामी पहले ही खा चुकी थी। मम्मी रसोई का काम ख़त्म कर रही थी। खाने के बाद मैं मामी के पास बैठ गई और उनके साथ बातचीत करने लगी। मामी की तबीयत का हालचाल लेने लगी। इसी बीच मम्मी ने कहा, हम दोनों पास के घर में मिलने जा रहे हैं, तुम और गौरव यहीं रहो। मैंने गौरव से कह दिया है कि कहीं बाहर ना जाए, हम जल्दी लौट आएंगे। फिर मम्मी और मामी बाहर चली गईं और मैं मामी का कमरा साफ करने लगी। तभी गौरव भैया मस्ती करते हुए आ गए। मैंने उनसे कहा, भैया प्लीज़ मेरे लिए कुछ ला दो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बोलो दीदी क्या चाहिए। मैंने कहा, मेरे लिए चॉकलेट ले आओ, मुझे बहुत पसंद है। गौरव भैया हंसते हुए बोले, ठीक है, तुम कमरे की सफाई करो, मैं चॉकलेट लेकर आता हूँ। गौरव भैया चॉकलेट लेने चले गए और मैं कमरे की सफाई करने लगी। जब मैंने मामी की अलमारी खोली तो वहाँ मेकअप का सामान रखा देखी। सजने संवरने का मेरा भी बहुत शौक था, तो मैंने मामी का मेकअप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने मामी के झुमके और गहने पहन लिए और अलमारी से लाल साड़ी निकाल ली। जब गौरव भैया चॉकलेट लेकर वापस आए तब मैं पूरी तरह से सज धज कर नई दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। तब मैंने बाल खोल रखे थे, लिपस्टिक लगा रखी थी और हाथों में चूड़ियां भी पहन ली थीं। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, मुझे इस रूप में देखकर हैरान रह गए। उनके मुंह से बस यही निकला, दीदी आप तो शानदार लग रही हैं। फिर मैंने उनसे चॉकलेट ली और बिस्तर पर बैठकर खाने लगी। गौरव भैया भी पास में बैठ गए और तब उनकी नज़रें मुझसे हट नहीं रही थीं। तब मैंने कहा, भैया इतना मत देखो, मुझे असहज लग रहा है। गौरव भैया हंसकर बोले, क्या करूं दीदी, आप पर से नज़र हट ही नहीं रही, आप साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हो, मानो कोई परी हो। फिर मजाक में बोले, मन कर रहा है कि आपको अपनी दुल्हन बना लूं। मैं समझ रही थी कि उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था, पर मैंने हल्की हंसी के साथ बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। मैंने मजाक में कहा, तो फिर रुक क्यों गए, बताओ मुझे पत्नी बनाकर क्या करोगे। तब गौरव भैया थोड़ा हंसकर बोले, रहने दो दीदी, मुझे पता है तुम जानबूझकर ये पूछ रही हो। तब मैंने कहा, तो क्या तुम अपनी दीदी का फायदा उठाना चाहते हो? अगर मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा? तब गौरव भैया बोले, दीदी इतनी चिंता मत करो, हम तो घर में ही हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम बस एक बार हाँ कह दो, मैं सब संभाल लूंगा। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले बताओ, तुम ये सब साड़ी देखकर कह रहे हो या पहले से ऐसा सोच रहे थे? गौरव भैया हंसकर बोले, सच कहूं तो जब से तुम आई हो तभी से ऐसा लग रहा है। अगर तुम एक बार मान जाओ तो सब आसान हो जाएगा। तब मैंने मजाक में कहा, ठीक है, जब तुम चाहो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी। इस पर भैया बहुत खुश होकर बोले, थैंक्स दीदी, मुझे पता था तुम मुझे ना नहीं कहोगी, तुम सच में सबसे अच्छी हो। मैंने कहा, रुको, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है और शाम को मेरे लिए और भी चॉकलेट लाना मत भूलना। तब गौरव भैया ने कहा, ठीक है दीदी, 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। जब वह बाहर चले गए तो मुझे थोड़ी असुविधा महसूस हुई। जब वह वापस आए तो मैंने कहा, गौरव भैया इस वक्त मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, शाम को इस बारे में बात करेंगे। लेकिन गौरव भैया मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दीदी
इतनी चिंता क्यों कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें असुविधा हो रही है तो आंखें बंद कर लो। तब मैंने आंखें बंद कर लीं और गौरव भैया मुझे तभी उसी पल दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई, जिससे हम दोनों डर गए। कुछ समय बाद बाहर से मम्मी की आवाज आई, कोई है कमरे में? तब मैं तुरंत बिस्तर से उठ गई, क्योंकि मैं साड़ी में पूरी तरह सज धज कर तैयार थी। ऊपर से मामी के कमरे में थी। गौरव भैया का मूड भी खराब हो गया था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। मैंने तुरंत गौरव भैया को कमरे से बाहर कर दिया और खुद भी साड़ी उतारकर सामान्य कपड़े पहन ली। फिर कमरे की सफाई करने लगी। इस बीच मम्मी ने मामी को बरामदे में बिठाया और सीधे रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब मैं जल्दी जल्दी कमरे की सफाई करने लगी। बाद में हम सबने मिलकर चाय पी। चाय पीने के बाद मम्मी काम में लग गईं और मैं बरामदे में लेट गई। समय बिताने के लिए मैंने मम्मी की मदद करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि गौरव भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें ढूंढने गई तो देखी कि वह बाथरूम से बाहर निकलकर हाथ धो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि उनका मूड अभी भी ठीक नहीं है। तब उन्हें देखकर मैं हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हुए बोली, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? मजाक में मैंने कहा, भैया तुम ऐसे क्यों हो? गौरव भैया हंसते हुए बोले, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसे ही करती। तुम लड़की हो इसलिए इतनी बातें कर पा रही हो। मैं हंसकर बोली, ठीक है भैया, बस थोड़ा इंतजार करो, रात होने पर तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब गौरव भैया बोले, दीदी समस्या तो इसी रात के इंतजार में है, हर मिनट घंटों जैसा लग रहा है। तभी मम्मी ने आवाज दी, तुम्हारे भाई बहन की बातें खत्म हो गई हो तो थोड़ा काम में हाथ बंटाओगे? मम्मी की आवाज सुनते ही मैं उठकर जाने लगी और जाते जाते मजाक में बोली, गौरव भैया याद रखना, अगर चॉकलेट नहीं मिला तो मैं भी कुछ नहीं दूंगी। फिर मैं रसोई में चली गई। इस बीच मामा भी घर लौट आए थे। तब मैंने उन्हें खाना परोस दिया। मामा जी बहुत थके हुए थे, वे हमारे साथ थोड़ा बैठकर बात किए, फिर जल्दी सो गए। मम्मी मामी को खाना खिला रही थी और उन्हें दवाई दे रही थी। मैंने भी अपना खाना खा लिया और समय बिताने के लिए टीवी देखने लगी। सर्दी का मौसम होने के कारण हम जल्दी बिस्तर में चले गए, लेकिन मम्मी अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। तब मैं मामी के कमरे में चली गई और बैठकर फोन में व्यस्त हो गई। इतना डूबी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब गौरव भैया खाना खाकर अपने कमरे में चले गए और मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अपनी रोज की सीरियल देखने में व्यस्त थी। जब मैं नहीं गई तो गौरव भैया खुद मुझे बुलाने आ गए। कमरे में आकर भैया बोले, दीदी आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। तभी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम अकेले सोना चाहते हो तो सो जाओ, तुम्हारी दीदी मेरे साथ सो जाएगी। मम्मी की बात सुनते ही भैया जल्दी से बोले, नहीं नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे, वैसे भी कुछ दिनों बाद आप लोग चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी और दीदी के साथ खेल पाऊंगा। तब मैंने मम्मी को आश्वस्त करते हुए कही, मम्मी भैया सही कह रहे हैं। इसके बाद मम्मी ने कहा, ठीक है जैसा तुम चाहो, और हम कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही गौरव भाई ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तब मैं समझ गई कि भैया अब और इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी मम्मी और मामी जाग रहे थे, इसलिए मैंने कहा, भैया थोड़ा धैर्य रखो, सब सो जाएं, फिर बात करेंगे। अगर किसी ने मेरी आवाज सुन ली तो मुश्किल हो जाएगी। भैया बोले, दीदी और इंतजार नहीं होता। तभी मुझे चॉकलेट की याद आई। मैंने कहा, ठीक है भैया, लेकिन पहले मेरी चॉकलेट दो। भैया ने तुरंत जेब से चॉकलेट निकालकर दे दिया। फिर मैं चॉकलेट खाने लगी और भैया परफ्यूम लगाने लगे। शुरुआत में हम मजाक में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक करने लगे। इससे हमारे बीच मजेदार झगड़ा शुरू हो गया। हम बिस्तर पर कूदने लगे, क्योंकि हमारी उम्र अभी भी छोटे बच्चों जैसी थी। तभी मम्मी ने चिल्लाकर कहा, सुमन बहुत हो गया, अब सो जाओ, क्योंकि बिस्तर की आवाज उनके कमरे तक जा रही थी। इसके बाद गौरव भैया ने तुरंत फर्श पर बिस्तर बिछा दिया, जिससे आवाज बंद हो गई। फिर गौरव भैया ने मुझे रात के 3 बजे तक सोने नहीं दिया। सुबह जब हमारी आंख खुली तब मम्मी दरवाजा खटखटा रही थी। उसमें बिस्तर पर ही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। इसलिए गौरव भैया ने मुझे उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया और खुद दरवाजा खोलने गए। तब मम्मी हमारे लिए चाय लेकर आईं। मुझे देखकर उन्होंने कहा, मैंने कहा था सुमन समय पर सो जाना, अब देखो तो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गईं। मेरी आंखें अब सच में लाल हो गई थीं। मैंने बिना कुछ कहे चाय पीना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि मैंने मुंह भी नहीं धोया क्योंकि पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मम्मी चाय रखकर चली गईं। गौरव भैया जब कमरे में आए तो मैंने गुस्से में कहा, भैया मैंने तो कहा था थोड़े समय के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मेरा शरीर कितना थक गया है, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अगर मम्मी ने पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगी। तब गौरव भैया ने जल्दी से जवाब दिया, दीदी चिंता मत करो, मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आता हूँ, उसे लेने के बाद तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने लगातार 4-5 दिन तक भैया को पास नहीं आने दिया, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वे हर दिन मेरे आसपास घूमते रहते थे और नियमित रूप से चॉकलेट लाते रहते थे। भैया मेरे सारे काम कर देते और मैं जो चाहती वे हंसते हंसते कर देते, इसलिए मैंने भी इसका मज़ा लेना शुरू कर दिया। कभी कभी उनसे पैर का दर्द कम करने के लिए मसाज करवा लेती, कभी सिर की मालिश करवा लेती, मस्ती में कभी कभी हल्के से मार देती और सारा दिन उनके फ़ोन पर सीरियल देखती। 4-5 दिनों के बाद भैया का व्यवहार थोड़ा बदल गया, इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहा। एक दिन हम दोपहर में घर में अकेले थे और बहुत मस्ती किए। उस दिन घर में कोई नहीं था। भैया ने पूरा दिन मुझे कहीं बैठने नहीं दिया और हमेशा अपने पास रखा। इस घटना के बाद मैं और भैया बहुत सामान्य हो गए। जब भी उनका मन करता वे मुझे कमरे में बुला लेते और मैं भी अब इसकी आदत डाल चुकी थी। हमने उन दिनों का भरपूर आनंद लिया, लेकिन जीवन में हर अच्छे समय के बाद एक बुरा समय भी आता है और ये बुरा समय भी भैया की वजह से ही आया। दरअसल 20 दिन के बाद अब हमें गांव लौटना था, क्योंकि अब मामी काफ़ी स्वस्थ हो चुकी थी और हमें वहाँ बहुत दिन हो गए थे। तब मम्मी ने अचानक वापसी का फैसला किया और उन्होंने पापा को कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने और भैया ने ये सुना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब भैया बोले, दीदी जाने से पहले आखिरी बार थोड़ा समय दे दो, कौन जाने फिर कब मिलेंगे। तब अंदर से मैं भी तैयार थी, लेकिन उस दिन घर में सभी लोग थे, यहाँ तक कि मामा भी आज घर पर ही थे। तब मामा मम्मी से बोले, दीदी आज रुक जाओ, मैं कल तुझे बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। ये सुनते ही मुझे थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक रात हमारे पास थी। तब आखिरकार मम्मी भी मान गई। फिर हम बहुत ही बेसब्री से रात का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो जल्दी से खाना खा के हम अपने कमरे में चले गए। तब हम इतने असावधान हो गए थे कि दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं किया था। तब थोड़ी ही देर में अचानक मामा ने आकर हमें उस स्थिति में देख लिया। मैं तो डर से कांपने लगी और तुरंत वहाँ से हट गई। मामा तब बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और पूरी स्थिति को संभाला। उन्होंने हम पर गुस्सा ना करके हमारी गलतियां हमें समझाईं और उस दिन ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। तब मामा के प्यार और सहयोग से हमने स्थिति को संभाल लिया। उसके बाद से मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। उस घटना के बाद मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनसे सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए तो उसे संभालने की कोशिश करें और परिवार के साथ हमेशा खुलकर बात करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सीमा रेखा होना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक निकटता कभी कभी गलत फहमियों का कारण बन सकती है, इसलिए हमें हमेशा अपने और दूसरों के सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार के माहौल और रिश्तों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्यों से परिवार के किसी भी सदस्य को शर्मिंदा न होना पड़े। इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना और भविष्य में सही निर्णय लेना एक परिपक्व मानसिकता का परिचय है। किसी भी स्थिति में सचेत रहना आवश्यक है। दरवाजा बंद न करने की घटना एक छोटी गलती थी, लेकिन इसने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इससे समझ में आता है कि छोटी छोटी बातों में भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनका जीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम राहुल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अंबेडकर नगर में रहता हूँ। वहीं मैं और मेरा परिवार रहता है। पैसे की कमी नहीं है, पिताजी खूब कमाते हैं और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको मेरी अचानक घटी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
यह उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और उस समय मैं उतना होशियार भी नहीं था। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी रहते हैं। हमारा घर काफी बड़ा है, जैसे किसी अमीर का बंगला हो। पिताजी हमेशा सुबह काम पर निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। उस समय घर पर मैं और मम्मी ही होते थे। मैं कुछ देर पढ़ाई करता था और फिर सो जाता था, लेकिन मम्मी हमेशा पिताजी का इंतजार करती रहती थी। उस समय मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। एक सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने मम्मी की तेज आवाज सुनी। वो कह रही थी, क्या कर रहे हो तुम? रात के 2-2:30 बजे घर आते हो और कहते हो ऑफिस में काम था। रात के 2 बजे कौन से ऑफिस का काम चलता है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उस सुमन के साथ थे? मम्मी काफी गुस्से में थी। मेरी मम्मी आमतौर पर किसी पर गुस्सा नहीं होती थी। उनका स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, मम्मी बहुत गुस्से में थी। मैं 2 बजे आऊं या 3 बजे, तुम्हें जो चाहिए वो मिल तो रहा है ना, फिर चुप रहो। पिताजी ने तेज आवाज में मम्मी से कहा। क्या जो चाहिए वो मिल रहा है? पैसा, गहने, इन सब के अलावा भी कोई सुख होता है। अब और कुछ मत बोलो, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। 3-4 महीने हो गए हैं तुमने मुझे छुआ तक नहीं है। आखिर उस सुमन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मम्मी की आवाज और तेज हो गई थी। तभी पिताजी गुस्से में बोले, बार बार सुमन मत कहो, नहीं तो क्या करोगे? मम्मी ने उल्टा जवाब दिया। उस समय पिताजी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तभी अचानक धमाक की आवाज आई और उसके साथ ही मम्मी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। मैं तुरंत अपने कमरे से भागकर उनके बेडरूम की ओर गया। जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गया। पिताजी मम्मी को बेल्ट से मार रहे थे। मम्मी दर्द से चीख रही थी, लेकिन पिताजी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मम्मी के ऊपर छलांग लगा दिया ताकि उन्हें बचा सकूं, लेकिन पिताजी अभी भी नहीं रुके। जैसे ही मुझे भी 2-4 फटकारें लगी, पापा रुक गए और तिलमिलाते हुए मेरी ओर गुस्से में देखने लगे और फिर घर से बाहर चले गए। फिर मैंने मम्मी की ओर देखा। मम्मी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने मम्मी को सहारा देकर उठाया। उठते समय मम्मी कराह उठी। मैंने उन्हें बेड पर बैठाया। तब तक उनके हाथ और पीठ पर लाल निशान पड़ गए थे। ये देखकर मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आया। कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कोई अपनी ही पत्नी को ऐसे मारता है भला? फिर मैं जल्दी से किचन में गया, एक कटोरी में तेल और हल्दी मिलाई और मम्मी के पास ले आया। मुझे भी अपनी पीठ पर लगे 2-4 फटकारों की चोट महसूस हो रही थी। मम्मी सुशक सुशक कर रो रही थी। फिर मैंने मम्मी के हाथ और पीठ पर तेल हल्दी का मिश्रण लगाना शुरू किया, जहां उन्हें मार पड़ी थी। कुछ जगहों पर हल्का खून भी आ गया था। मिश्रण लगाने के बाद मैंने कटोरी को एक ओर रख दिया और मम्मी के पास बैठ गया। मम्मी ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले से लगा लिया। फिर वह मेरी गर्दन में सिर छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी के आंसुओं से मेरा कंधा भीग गया। मैं उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। तभी मम्मी के हाथ जब मेरी पीठ के निशानों को छूने लगे तो दर्द की तेज लहर उठी और मैं कराह उठा। मम्मी को जैसे ही इसका एहसास हुआ वो तुरंत मुझसे दूर हट गई। फिर मम्मी ने मेरा शर्ट ऊपर उठाया और उसी कटोरी से तेल हल्दी का मिश्रण धीरे धीरे मेरी पीठ पर लगाने लगी। लगाते समय भी वो सुशक रही थी। तू क्यों मेरे लिए बीच में आया? बेवजह तुझे मार पड़ी, मम्मी ने ऐसा कहा। फिर मैंने उनसे कहा, मम्मी, तुम्हारे लिए अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? जब मैंने यह पूछा तब मम्मी मेरी ओर देखते हुए बोली, तुझे बताऊं या ना बताऊं ऐसा सोच रही हूँ। छोड़, पर अब तुझे ये सब जान लेना चाहिए। पिछले 2 साल से तुम्हारे पापा ऑफिस की एक लड़की के चक्कर में हैं। रात को देर से आते हैं और मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके लिए। और मुझे ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि पिछले कई महीनों से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। कई बार तो मन करता है कि अपनी जान दे दूं, पर मेरे बाद तेरा क्या होगा, ये सोचकर मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया। पर सच में अब इस जिंदगी से थक चुकी हूँ। अब मैंने तय कर लिया है, एक ही घर में रहूंगी, लेकिन उनसे कोई भी संबंध नहीं रखूंगी। मम्मी की ये बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी खूबसूरत, सुशिक्षित और समझदार मम्मी होने के बावजूद पापा किसी दूसरी औरत के चक्कर में कैसे पड़ गए? मन ही मन मैंने पापा के इस कर्म को दोषी ठहराया। मम्मी वाकई बहुत सुंदर थी। सुंदर चेहरा, नाजुक नाक, गुलाबी होंठ, 5.5 फुट की ऊंचाई, गोरा रंग। वो एकदम किसी चित्र में बनाई गई देवी की तरह दिखती थी।
फिर भी पिताजी को उनकी सुंदरता क्यों नहीं दिखती देती थी। उस दिन के बाद से मम्मी ने पापा से बात करना बंद कर दिया। वो मेरे कमरे में मेरे पास ही सोने लगी। पापा महीने में घर का सारा सामान भरवा देते थे और टीवी के पास वाली दराज में 5 से 7 हजार रुपये रख जाते थे। अब तो पापा घर पर खाना भी नहीं खाते थे, वो उस औरत के घर से ही खाकर आते थे और कभी कभी घर आते भी नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे ही और 3 साल बीत गए। तब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक IT कंपनी में काम करने लगा था और अब मैं 24 साल का हो गया था। रोज का व्यायाम और अच्छा खान पान करने की वजह से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। अब तो पापा महीने में 2-3 बार ही घर आते थे, मुझसे भी कम ही बात करते थे। हालांकि मम्मी अब उस सदमे से उबर चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा था। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं नौकरी पर गया तो कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, इसलिए मैंने घर पर इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा लिया। बचपन से मम्मी के साथ रहने के कारण मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। मम्मी ही मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। संध्या के समय जब मैं काम से घर लौटता तो फ्रेश होकर चाय पीता और फिर बेडरूम में जाकर लैपटॉप पर इंटरनेट चलाता। ये मेरा समय बिताने का जरिया बन गया था। उस वक्त की उम्र के कारण मैं इंटरनेट पर तरह तरह फिल्में देखता रहता था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा माँ और बेटे के बीच की फिल्में पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे मेरी नजरें मम्मी को देखने के तरीके में भी बदलाव आने लगा था। एक दिन सोमवार का दिन था, रात के करीब 9 बजे होंगे। अचानक पापा घर आए। हमारा घर मम्मी के नाम पर था। पापा मम्मी से कहने लगे कि घर उनके नाम कर दें। तब मम्मी ने इनकार किया तो पापा उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। मम्मी चुपचाप सुनती रहीं। तभी पापा ने मम्मी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। ये देख अब मेरा खून खौल उठा। पापा दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे, तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा अब बहुत हो गया, ये तमाशा बहुत हो चुका है, अब और नहीं सहन कर सकता। आज से इस घर में कदम रखा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मम्मी ने भी गुस्से में पापा को खूब डांटा। पापा मम्मी की जोर से डांटने पर अचानक रुक गए और मेरे ताकतवर शरीर को देखकर वहां से चले गए। फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने मुझे आंसुओं से भरी आंखों से देखा और दौड़ते हुए आईं। फिर मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी मम्मी की कमर को कसकर पकड़ा और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मम्मी हिचकियां ले रही थीं और बोल रही थी, ठीक किया बेटे, इस आदमी की यही औकात है। आज के बाद अगर ये घर में दोबारा ना आए तो अच्छा ही है। मम्मी बोली, अब इस घर में उसकी आने की हिम्मत नहीं होगी और अगर आ भी गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने गुस्से में मम्मी से कहा। फिर मम्मी ने चिंतित होते हुए कहा, राहुल बेटा, मत उलझ इस आदमी से। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारा रहूंगी। फिर मैंने भावुक होकर बोला, तू चिंता मत कर मम्मी, उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी इसलिए हम मजबूर थे, लेकिन अब मेरे पास अच्छी नौकरी है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने मम्मी को आश्वस्त देते हुए कहा। फिर एक दिन मैं दोपहर में काम से घर वापस आया। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आया। तभी मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैं बेडरूम के दरवाजे के पास गया, तब दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की होल से अंदर झांका और देखा कि मम्मी अंदर किसी के साथ थीं। जो नज़ारा मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक गया। लगभग 10 मिनट तक मैं वहीं देखता रहा। अचानक मम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मैं दरवाजे से हट गया और धीरे से बाहर बरामदे का दरवाजा खोला। फिर जोर से कहा, मम्मी मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? ये कहते हुए मैंने अपने हाथ में पकड़ा बैग सोफे पर रख दिया और जूतों के फीते खोलने लगा। कुछ ही देर में मम्मी ने बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर आईं। मुझे अचानक देखकर उनके चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य के भाव थे। मैंने जल्दी से अपने जूते उतारे और बेडरूम में घुस गया। टेबल पर मुझे केले की प्लेट दिखाई दी। मैंने एक केला उठाया और खाने लगा। मम्मी मेरे पीछे पीछे आईं। मैं जैसे ही केले को खाने वाला था, मम्मी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही केले को मुंह में डाल लिया था। मम्मी हैरानी से मेरी ओर देख रही थी और मैं शांति से केला खा रहा था। केला थोड़ा कच्चा था, इसलिए पूरी तरह से मीठा नहीं था। मम्मी, केले बहुत अच्छे हैं और हैं क्या? मैंने केले खाते हुए मम्मी से पूछा। मम्मी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन अपने मुंह में ही। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, उन केलों का स्वाद इतना अच्छा था कि कुछ मत पूछो। केले खाने के बाद मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया और फिर कमरे में जाकर लैपटॉप खोल लिया। फिर मैं एक रोमांटिक मूवी देखने लगा। फिर रात के खाने के बाद मैं बेडरूम में सोने चला गया।
थोड़ी देर में मम्मी भी सब काम निपटाकर सोने आईं। मम्मी ने हल्के गुलाबी रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था। तब मैंने लैपटॉप से नजरें हटाकर मम्मी की ओर देखा। मम्मी नीचे झुककर तकिया ठीक कर रही थी। तकिया सही करने के बाद मम्मी बिस्तर पर लेट गईं। तब मैंने भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया, फिर लाइट बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में दिन की वो घटना बार बार घूम रही थी। बहुत देर तक मैं जागा रहा, जबकि मम्मी शांति से सो रही थी। कुछ समय बाद मम्मी ने करवट ली और मेरी तरफ पीठ करके सो गईं। फिर उन्होंने छत की ओर मुंह करके लेटना शुरू किया। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन जब मम्मी जागी नहीं तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं धीरे धीरे मम्मी की ओर देखने लगा। मम्मी ने कुछ ही पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने समझ लिया कि वो अभी भी जाग रही हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और खुद को संतुष्ट महसूस किया। मम्मी भी खुश थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि उन्हें भी संतोष मिला है। मम्मी, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने जब ऐसा पूछा तब उन्होंने बोला, नहीं रे बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तूने मम्मी को बहुत खुश किया। फिर मैंने मम्मी के पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी, अब से तुम्हें केले खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मम्मी के कान में धीरे से ऐसा कहा। तब मम्मी बोल उठी, बेटा, तुझे ये कैसे पता चला? मम्मी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि आज दोपहर जब मैं घर आया तो कमरे से तुम्हारी आवाज सुनाई दी। जब मैंने दरवाजे की होल से देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। तभी मैंने ठान लिया था कि अब से मम्मी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। राहुल, मेरे राजा, तू कितना प्यार करता है अपनी मम्मी से। मम्मी भावुक होकर बोली, हाँ मम्मी, अब से तुम्हें मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, अब पापा भी हमें सताने नहीं आएंगे और अब वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेंगे। इसलिए तुम अब चिंता मत करना, हम अब सुख से रहेंगे। मैंने मम्मी को आश्वस्त किया। उस दिन हम दोनों ने सुख और शांति का आनंद लिया और फिर आराम से सो गए। अगली सुबह मम्मी ने सारे काम निपटाए और मुझे उठाने आईं। मैंने जल्दी से तैयार होकर चाय पिया और हम दोनों गपशप करने लगे। तभी हमने देखा कि पापा अचानक से आकर हमारे सामने खड़े हो गए। तब मम्मी ने पापा से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? एक बार कह दिया कि हम ये घर नहीं देंगे तो फिर क्यों आए हो? पापा ने जवाब दिया, मुझे अब घर नहीं चाहिए। मैं बस ये बताने आया हूँ कि मैं अब दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर मम्मी ने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा, मम्मी, जो तुम्हें सही लगे वो करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, मेरा भरोसा करो। मम्मी ने फिर पापा को तलाक के लिए हाँ कह दिया। दोपहर को मम्मी और पापा दोनों ऑफिस गए और अपने बाकी कानूनी काम निपटा कर लौटे। उसके बाद से पापा कभी हमें दिखाई नहीं दिए और हमने भी उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हम दोनों अब अपने घर में खुश थे और पापा भी अपनी सेक्रेटरी के साथ खुश थे। अब हम दोनों अकेले रहते हैं और अपने सुख दुख का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही चलते चलते अब कई साल बीत चुके हैं। अब मम्मी मुझसे कहने लगी है कि अभी तेरा बहुत जीवन बाकी है, तू किसी अच्छी लड़की को देख ले जिससे मैं तेरा विवाह करा सकूं। और हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मम्मी, तुम तो मेरी मम्मी हो। फिर हम दोनों हंसने लगे। अगले कुछ महीनों तक हमारा जीवन बहुत शांति और खुशी से बीत रहा था। मम्मी और मैं अब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन मम्मी की बात मेरे दिमाग में अक्सर घूमती रहती थी। उन्होंने कहा था कि अब मुझे अपने जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया और एक दिन मम्मी से खुलकर बात किया। मैंने उनसे कहा, मम्मी, आपने सही कहा था, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ूं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी किसी के साथ अपना जीवन बिताने की जरूरत है। मम्मी ने मेरे चेहरे की ओर देखा और प्यार से मुस्कुराई। फिर उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तू अपनी जिंदगी को खुशी और प्यार से भर ले। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। इसके बाद मम्मी ने मेरे लिए लड़की देखनी शुरू की। कुछ ही दिनों में मम्मी को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़की का नाम स्नेहा था। स्नेहा बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। जब मैंने उससे पहली बार मुलाकात किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का वो खालीपन भर गया हो। स्नेहा और मैं जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद हमारा घर और भी खुशहाल हो गया।
मम्मी, स्नेहा और मैं एक परिवार की तरह रहने लगे। मम्मी को अब इस बात की खुशी थी कि उन्होंने मुझे अकेलेपन से बाहर निकालकर मेरे लिए एक नया जीवन शुरू करने में मदद की थी। समय बीतता गया और हमारा जीवन पहले से भी बेहतर होता चला गया। मम्मी अब पहले से